आज हम पीपल एज रिसोर्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अगर किसी कंट्री को विकास करना है तो क्या वो विकास कर सकता है अगर उसके पास में फिजिकल रिसोर्सेज ना हो, या क्या फिजिकल रिसोर्स का होने से हम गारंटी दे सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप होगा ही होगा। तो इसको हम देखते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं जिससे हम पूरी बात को क्लियर कर देंगे। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। तो हम कह रहे हैं कि कई सारे देश ऐसे हैं, कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितने दूसरे कंट्रीज में हैं, इनकी कमी है। उसके बाद भी वो कंट्री आज डेवलप्ड कंट्रीज कहे जाते हैं, विकसित देश कहे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो जापान का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जापान ने, हालांकि उनके पास में फिजिकल रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज को मंगवाना पड़ता है, दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराया क्योंकि उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा कमी है। पर पॉपुलेशन तो है, लोग तो है, तो इन्होंने लोगों पे इन्वेस्ट किया। अभी हमने पढ़ा कि लोग भी संसाधन हो सकते हैं, इंसान भी संसाधन है। संसाधन या रिसोर्स हर वो चीज़ है जिसका कोई इंपॉर्टेंस है। तो इंसान भी इंपॉर्टेंट होगा अगर वो फिट है, अगर वो हेल्दी है। एक हेल्दी इंसान ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, बजाय कि एक ऐसे इंसान के जो बीमार रहे, अक्सर बीमार रहता है। तो हम बोलते हैं जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो जिम्मेदारी बन जाते हैं, कई बारी बोझ बन जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बेटर करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि आए दिन बीमार रहते हैं। उसी तरह से अगर कोई इंसान एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, या फिर वो ट्रेंड है, उसको अपना काम आता है, ट्रेनिंग ली हुई है उसने, तो उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। एक हेल्दी इंसान का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो जापान ने क्या काम किया, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया, मानव संसाधन पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनके पास में जो पॉपुलेशन है वो बोझ नहीं रह गया, वो एसेट बन गया, लाइबिलिटी नहीं रहा, एसेट बन गया। और जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात है तो वो दूसरे कंट्री से मंगवा लेते थे, दूसरे कंट्री से नेचुरल रिसोर्स को मंगवा लिया अपने कंट्री के अंदर। उनके पास में लोग तो हैं ही बहुत स्किल्ड, काफ़ी ट्रेंड, पढ़े लिखे और हेल्दी, क्योंकि सरकार ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया। अब क्या हुआ, उस नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हो पाया इस वजह से। ठीक है, तो उन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान दिया, हमने देख लिया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी एफिशिएंट हो गए, कार्यकुशल हो गए। उनकी एफिशिएंसी की वजह से वो कंट्रीज डेवलप्ड हो गए। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी देश को विकास करना है तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज आपको चाहिए, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, पर सिर्फ नेचुरल रिसोर्स का होना गारंटी नहीं है कि वो कंट्री डेवलप हो जाएगा। जैसे अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वो डेवलपिंग होंगे, अभी भी वो डेवलप नहीं है। तो रीजन है कि आपने ह्यूमन कैपिटल पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम जापान के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, जहाँ पे रिसोर्स था भी नहीं, नेचुरल रिसोर्स, स्टिल वो लोग डेवलप्ड हैं। ओके, अब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहा जाएगा जिन एक्टिविटीज़ की वजह से गुड्स और सर्विस जनरेट हों। ठीक है, सामान और वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस हों, ऐसे काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया कहेंगे। अब अगर आप प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, दोनों चीज़ें प्रोडक्शन का ही पार्ट है, चाहे सामान बनाया जाए चाहे सर्विस बनाया जाए, तो अगर आप किसी तरह से प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो देश की इनकम में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आर्थिक क्रियाएं देश की इनकम में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके दो टाइप्स दे रखे हैं बुक के अंदर। तो पहली है मार्केट एक्टिविटी यानी बाजार क्रियाएं, और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। तो इसका मतलब है अगर आप गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बेचने के लिए कर रहे हो, किसी को बेचोगे और बदले में पैसे मिलेंगे आपको, इस पर्पज से कर रहे हो, तो हम कहते हैं वो मार्केट एक्टिविटी है, बाजार क्रिया है।
पर अगर आप बेचना नहीं चाहते हो, आप खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, तो उसको हम गैर बाजार क्रिया कहेंगे। तो इसको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट्स है, एक है मार्केट एक्टिविटी, दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो औरतें होती हैं उनको आदमियों के कंपैरिजन में कम पैसे दिए जाते हैं। कई बार सेम काम के लिए, काम सेम होगा, स्टिल उनको कम पैसे दिए जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा आप देख सकते हो, जो मजदूर वगैरह होते हैं, लेबर होते हैं, तो वहां पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, काम तो दोनों उतना ही कर रहे हैं, उतने ही आवर्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स भी सेम है, पर स्टिल औरतों को कम पेमेंट दिया जाता है एज कंपेयर टू मेन। तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि कितना पेमेंट किसी को दिया जाएगा, किसी भी इंसान को कितना पेमेंट दिया जाएगा, ये डिपेंड करेगा काफी ज्यादा एजुकेशन पे और उसकी स्किल्स पे। मेजरली हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस पे करेगा, कई बार हमें डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, बट वो बात नहीं करें तो बहुत मेजरली डिपेंड करता है एजुकेशन पे और स्किल्स पे। अब हम देखते हैं ज्यादातर जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं ऐसे जगह पे जहां पे लो स्किल रिक्वायर्ड है, जहां पे स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और उनका एजुकेशन भी कम है, तो इस वजह से उनको पेमेंट कम मिलता है। तो औरतें अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र, इसका मतलब होगा ऐसा ऐसा सेक्टर जहां पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगा। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, आपसे नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा काम कराया जाएगा, इसके अलावा जितना पेमेंट दिया जाना चाहिए उतना नहीं भी दिया जाएगा, कई बार आपको पेड लीव नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। कल को अगर आपकी ज़रूरत नहीं हुई तो आपको इंस्टेंटली काम से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर औरतें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, इस वजह से उनका पेमेंट भी कम रह जाता है। इतना है। एंड देन इस वजह से, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो काम भी इरेगुलर है, कभी मिला नहीं मिला, कभी भी निकाल दिया, ऐसा वाला केस है, और साथ में पेमेंट भी कम है। वहां पे बेसिक फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए किसी भी इंसान को वो तक नहीं दिया जाता है। मैटरनिटी लीव, ठीक है, वो नहीं दिया जाएगा। चाइल्ड केयर, बच्चे का ख्याल रखने के लिए कभी छुट्टी चाहिए, ऐसी कोई छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। तो ये सारा प्रॉब्लम है। अब ये तो हमने देख लिया, पर एक्चुअली जो औरतें बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, जिनको हायर एजुकेशन मिल गया है, जिनमें स्किल फॉर्मेशन हो गया है, जिनको काम करना आता है, स्किल्स डेवलप हो गई हैं, एक बेटर काम कर सकते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि उनको भी उतना ही पेमेंट दिया जाएगा जितना आदमियों को दिया जाएगा। तो अक्सर ये जो हम डिस्क्रिमिनेशन वाला केस देखते हैं कि सेम काम के लिए कम पैसे दिया जाना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाता है, असंगठित क्षेत्र में देखा जाता है। अब औरतें मजबूर हो जाती हैं उस सेक्टर में काम करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा, ठीक है, बुरा हाल है, और साथ में अगर हम बोले एजुकेशन इतना नहीं है, साथ में स्किल फॉर्मेशन पे काम नहीं किया गया है, उनका स्किल भी कम है क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है, ऐसा करके। तो ये अगर इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो विमेन का कंडीशन बहुत बेटर किया जा सकता है। देन है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता। तो अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी की बात करें, सिर्फ जनसंख्या होना प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं तो वो प्रॉब्लम है। अगर वो लोग एक्चुअली एसेट नहीं है, देश की प्रोडक्टिविटी में हेल्प नहीं कर रहे हैं और ठीक है बोझ बन रहे हैं, तो वो दिक्कत है। पर अगर हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए, पॉपुलेशन है तो सही, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो वो स्ट्रेंथ हो सकती है किसी भी देश के लिए। अब पॉपुलेशन उसका क्वालिटी कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा लिटरेसी रेट पे, कि कितने लोग एटलीस्ट एक लैंग्वेज को पढ़ लिख समझ सकते हैं। नहीं तो इतना बुरा हाल है, हम देखेंगे हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट भी इतना डाउन है, ठीक है। मतलब ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कंप्लीटली पढ़ना लिखना भी नहीं जानते किसी एक लैंग्वेज को भी, इतना बुरा हाल है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, ये मैटर करेगा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा होगा, पॉपुलेशन की गुणवत्ता किस तरह से होगी। इसके अलावा हेल्थ स्टैंडर्ड्स, कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स क्या है किसी कंट्री के अंदर, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ का पॉपुलेशन कितना
बेटर होगा। अब आप हेल्थ स्टैंडर्ड किसी कंट्री का चेक करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, हर कंट्री का जीवन प्रत्याशा होता है, ठीक है, कि आप अगर उस कंट्री में रहते हो तो ऑन एन एवरेज आप कितना लंबा जियोगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ है। और हमारे कंट्री का ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, 60s में कुछ है, आई फील 67 और 8 समथिंग है। तो ये था। इसके बाद है पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है, ये डिसाइड करेगा कि कंट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा। अगर पॉपुलेशन का क्वालिटी बेकार है तो कंट्री का ग्रोथ भी बेकार ही होगा। और अगर हम उसी पॉपुलेशन को, जो इतना सारा पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दें, उनको पढ़ा लिखा दें, उनको ट्रेन कर दें, उनकी सेहत का ख्याल रख लें, तो फिर वही ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इलिटरेट, जो अनपढ़ लोग हैं और जो अनहेल्दी लोग हैं, वो फिर बोझ बन जाते हैं, लाइबिलिटी बन जाते हैं इकोनॉमी के लिए। वहीं पे पढ़े लिखे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं और जो हेल्दी लोग हैं, वो देश के लिए एसेट बन जाते हैं। ओके, अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है लाइफ में किसी भी इंसान के, और किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को एजुकेट करना। तो सबसे पहली चीज़ है, एजुकेशन से इंडिविजुअल बेनिफिट तो होता ही है, हम सब जानते हैं। हमें खुद भी फायदा होगा अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो। जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हम ये नहीं सोचते हम देश का कितना भला करेंगे, सबसे पहली चीज़ है हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई इंसान पढ़ लिख जाएगा तो उसके लिए इट ओपन्स न्यू होराइजन, उनके सामने नए रास्ते खुल जाएंगे, उसकी सोच में बदलाव आएगा, उसकी एस्पिरेशंस लाइफ को लेके बदल जाएंगी, जो वो लाइफ से चाहता है वो डिफरेंट होगा। एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा है, उनकी सोच में बहुत डिफरेंस आ जाता है, वैल्यूज़ लाइफ की बदल जाती हैं। तो ये इंडिविजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, एक बार आपने अपना भला कर लिया तो सोसाइटी का भी फायदा है। आप पढ़ लिख जाते हैं, आपकी सोच अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है कई तरह से, तो इससे सोसाइटी में भी बेटरमेंट देखने में आएगा। लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे आपके आसपास के, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। तो ये चीज़ है। अब क्या होगा, देश का, सोसाइटी का भी हो गया, सोसाइटी का बेनिफिट भी हो गया, हमारा बेनिफिट भी हो गया। अब इससे देश का बेनिफिट भी होगा, नेशनल इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा एक पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। तो ये है, ठीक है, गवर्नेंस ज़्यादा अच्छा होगा कंट्री के अंदर, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जज कर पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है। तो ये चीज़ है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मैनिपुलेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन। अब ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और जितने पॉइंट्स पॉसिबल थे उसके सब पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो इसके हिसाब से अच्छे वाले पॉइंट चूज करके रख लेना जो याद रह जाए। पर ये सारे पॉइंट्स हैं, ढेर सारे पॉइंट्स हैं, जो याद रह जाए और जितने मार्क्स का हो उस हिसाब से आंसर को कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ सरकार ने क्या कुछ किया है? सबसे पहली चीज़ सरकार ने करी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल करने का कोशिश किया है कि सब किसी को मिल पाए। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी काफ़ी छोटे बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है तो वो सबको मिल पाए। इसके बाद एक काम ये तो हम सभी जान रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय खोल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो बच्चे इतने ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के साथ वोकेशनल स्ट्रीम पे भी जोर दिया गया है, यानी पढ़ा लिखा रहे हैं साथ में कोई काम भी सिखा दिया जाता है, कुछ स्किल्स डेवलप कर दी जाती हैं, ठीक है। कई सारे, अब तो और ज़्यादा इस पर फोकस होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ऐसा लगता है देखने में, थियरीज में एटलीस्ट जो है, बाकी जितना प्रैक्टिकल होगा हम देख पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। पर अब तक भी कई सारे स्कूल्स के अंदर कुछ वोकेशनल कोर्सेज हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई के साथ आप कुछ वोकेशनल कोर्सेज को चूज कर सकते थे जहाँ पे आपको काम भी सिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम देख रहे हैं देश का जो जीडीपी है, देश का जो इनकम है, उसका कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च होगा, वो परसेंटेज भी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं सरकार। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान है कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो,
जो भी बच्चा 6 से 14 साल का है